हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पिछले लेक्चर में आप सभी लोगों को मैं सिखाया था कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ऑफलाइन में भी किए थे और ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे। तो स्टूडेंट, कुछ आप लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व करें। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि टेक्स्ट बुक के वही प्रॉब्लम सॉल्व करें जो एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। आप जो है पिछले साल या उसके पिछले साल पेपर देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। आपके पास तमाम जो है क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का आप जो है हेल्प लें और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। वैसे तो मैं सेलेक्ट करके तकरीबन मैं 15 या 14 क्वेश्चन करवाया हूँ। हो सकता है ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन मैं कम करवाया हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, ऑफलाइन जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे आप संपर्क करें और नोट ले करके आप जो है नोट बना लें और खुद जो है थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करें। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको डाउट हो रहा है तो तुरंत हमारे पास फ़ोन करें। स्टूडेंट, जब आप लोग हमसे वार्तालाप करेंगे तभी समस्या का समाधान होगा। स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास है, आप लोग हमसे जो है वार्तालाप करिए, सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं स्टूडेंट भरपूर जो है समय दूंगा और आपको वह क्वेश्चन समझाऊंगा, ऑडियो वीडियो के तहत समझाऊंगा। और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं आपको कॉलेज बुलाऊंगा और कॉलेज जब आ जाएंगे वहाँ मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ये बात है। तो स्टूडेंट, जो मैं पीछे का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाया हूँ उस पर आप प्रैक्टिस जरूर बनाए रखिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट रिक्वेस्ट यही है प्रैक्टिस भी करिए उस प्रॉब्लम का, तभी जो है एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो आज स्टूडेंट हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। ये न्यू टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव का इस्तेमाल भी यहाँ भी किया जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन का ये सेकंड टॉपिक है। एप्लीकेशन का फर्स्ट टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन का फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। एप्लीकेशन का सेकंड टॉपिक जो यहाँ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। एप्लीकेशन का जो थर्ड टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। और इक्वेशन का फोर्थ टॉपिक है स्टूडेंट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा भी इसी एप्लीकेशन के तहत आता है। ठीक है, उसके बाद और भी है स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेशन। अगर सिलेबस में होगा अप्रॉक्सीमेशन तो हम बताएंगे। दरअसल में स्टूडेंट आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ना स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब आप निकालते हैं तो उस स्क्वायर रूट निकालने में भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं। जैसे स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब रूट हुआ, फोर्थ रूट हुआ, तो ये सब निकालने में डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम निकालते हैं नंबर का स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट या क्यूब रूट। ठीक है, तो उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो अगर सिलेबस में होगा तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा वो भी। अगर इग्नोर कर देगा 30% जो सिलेबस शार्ट आउट हुआ है, अगर उसमें नहीं मिलेगा तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा। और जो अगर पाया जाएगा, अगर सिलेबस में रहेगा तो मैं ज़रूर पढ़ा दूंगा उसको भी। तो स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, जो आपका जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन द कर्व एट एनी पॉइंट। फोर्थ टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। यहाँ तक तो मैं कन्फर्म पढ़ाऊंगा, यानी इसके बाद दो टॉपिक और बच रहे हैं, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन ऑन द कर्व एट एनी पॉइंट
मैक्सिमा एंड मिनिमा, 2 टॉपिक और बच रहे हैं। मैं हर हाल में यही चाहूँगा स्टूडेंट कि 10 नवंबर तक ये जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाए, और मैं अगला जो मैं स्टार्ट करूँगा वो इंटीग्रेशन, जो सेकंड बुक है, सेकंड यूनिट में आएगा वो इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, वो है इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये 4 छोटे छोटे टॉपिक हैं और इन पर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। किसी किसी ईयर में स्टूडेंट इस पर प्रॉब्लम नहीं आते हैं, लेकिन किसी किसी ईयर में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट प्रॉब्लम इससे थोड़ा कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मद्देनज़र कि यहाँ से कंपटीशन के क्वेश्चन ज़्यादा टेकअप होते हैं। जैसे आप इंटर पास करने के बाद सेवरल कंपटीशन में आप बैठेंगे, वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। अभी 19 का मैं पेपर देख रहा था, तो 19 के पेपर में 2019 में, तो 2019 में स्टूडेंट इस टॉपिक से तो क्वेश्चन ही नहीं अराइज किया था, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट हमसे बोले भी सर इसमें से क्वेश्चन तो अराइज ही नहीं हो रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं, बट ये सिलेबस में तो है। मान लीजिए आप इतना बड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, किसी टॉपिक से अराइज होता है, किसी टॉपिक से नहीं अराइज होता। मान लीजिए अराइज नहीं हुआ 19 में, अब मान लीजिए 20 में अराइज हो जाए, 21 में अराइज हो जाए, तब क्या करेंगे। वो 19 का पेपर था, 20 और 20 आप 21 में एग्जाम देंगे, और 21 में अराइज हो जाएगा, तब क्या करेंगे। 2 साल पहले का पेपर दिखा रहे थे स्टूडेंट कुछ लोग, उसमें अराइज नहीं था, क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 21 में अराइज हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो चूंकि आपके सिलेबस में है, आप अपना देख लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिलेबस में है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब सिलेबस में है तो अराइज होना संभावित है। तो इसी मद्देनजर हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं, वो है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये है। तो स्टूडेंट ये छोटे छोटे टॉपिक है। पहले तो मैं टॉपिक का जो है वो बताता हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आपका जो है छोटे छोटे जो है 4 टॉपिक हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, उसको आप देखें। क्या होता है स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन। स्टूडेंट अगर किसी फंक्शन को जज करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो तुरंत उसको क्या करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। किसी फंक्शन को आपको जज करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो तुरंत क्या करो स्टूडेंट, उस फंक्शन का स्लोप निकाल दो। स्लोप जानते हैं ना स्टूडेंट, dy dx निकाल दो। अगर उसका स्लोप 0 अथवा 0 से बड़ा हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। देखो f' ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। एक और डेफिनेशन होता है स्टूडेंट, आप इंटरवल में 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। देखो i क्या है, इंटरवल है, इस इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट पाए जाएंगे और इसमें से हम 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, x1 x2, 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। और x1 x2 2 पॉइंट जब हम सेलेक्ट कर लिए हैं, तो देखो ये हम माने हैं कि x1 लेस देन x2 है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालो। मान लो फंक्शन f(x) है, तो x1 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू f(x1) होगा और x2 पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू f(x2) होगा। तो जब फंक्शन का वैल्यू निकालना है, वो भी क्या हो रहा है, f(x1) लेस देन और इक्वल टू f(x2) हो जाए, तो ऐसे में इस टाइप के फंक्शन को स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आओ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी वही काम करते हैं स्टूडेंट। जिस फंक्शन का आपको सर्च करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, तुरंत उसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। अगर x के टर्म में फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और t के टर्म में फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तुरंत डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट किए f' आया, और f' 0 हो अथवा लेस देन 0 हो, यानी f' लेस देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन फुलफिल्ड हो जाए तो स्टूडेंट ऐसे में बोलेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, एक और डेफिनेशन है, देखो मैं R किया हूं, ये भी डेफिनेशन है और ये भी डेफिनेशन है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन का 2 डेफिनेशन है।
दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है, आप इंटरवल के कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो मैं x1 कामा x2 बिलोंग i, मतलब x1 x2 इंटरवल के मेंबर हैं और इंटरवल में ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, x1 लेस देन x2, तो x1 पर फंक्शन का वैल्यू देख लो f(x1) होगा, x2 पर भी फंक्शन का वैल्यू देख लो f(x2) होगा। इनके वैल्यू, इनके रिलेशन क्या होंगे, f(x1) ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2). देखो स्टूडेंट, ये साइन लेस देन है ना, इसका रिवर्स कर दो, ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू f(x2) हो जाए तो ऐसे में इस टाइप के फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी बिहेव कर रहा है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है क्या, बिना बाधा के आगे बढ़ रहा है फंक्शन, बिना बाधा के, कोई डाउट नहीं है, हर पॉइंट पर अगर पॉइंट इंक्रीज कर रहा है फंक्शन इंक्रीज कर रहे, पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं फंक्शन डिक्रीज करे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। पॉइंट इंक्रीज किए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अब पॉइंट को डिक्रीज कर दो फंक्शन डिक्रीज कर दे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जांपल दूं मैं स्टूडेंट, ये देखो स्टूडेंट y इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है, और स्टूडेंट इसका हम स्लोप निकाल दें तो dy dx इज इक्वल टू 1 होगा। अब देखो स्टूडेंट 1 ग्रेटर देन 0, इट मींस दैट dy dx ग्रेटर देन 0, और dy dx को क्या बोलते हो स्टूडेंट, f डैश x बोलते हो, तो f डैश x ग्रेटर देन 0। तो देखो y इक्वल टू x प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3, जिसका स्लोप ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इस वजह से यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अगर हम पॉइंट को डिक्रीज करें तो y डिक्रीज होगा, और पॉइंट इंक्रीज करें y इंक्रीज करेगा। इसी टाइप के फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं देखो ये समझाने का प्रयास कर रहा था, x को जब बढ़ा दोगे तो y बढ़ेगा, x को घटा दो y घटेगा, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये है। अब आओ स्टूडेंट, तो देखो यहां पर है फंक्शन f(x) is said to be decreasing function if x1, यहां देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात मैं बोल रहा था ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing function if f dash x greater than 0। यहां लेस देन वाला इक्वल टू वाला साइन हट जाता है, यहां से देखो ये इक्वल टू वाला साइन हट जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। देखो वही चीज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं जब फंक्शन का स्लोप फाइंड आउट करें और वह स्लोप पॉजिटिव नंबर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। वही चीज तो है यहां लिखा गया है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, ए फंक्शन f(x) is said to be strictly decreasing function if f dash x less than or equal to 0। ए फंक्शन f(x) होगा स्टूडेंट, ठीक है, ए फंक्शन f(x) is said to be ठीक है ना, तो a function f(x) is said to be strictly decreasing function if f dash x less than or equal, strictly decreasing में ये less than नहीं रहेगा, equal to नहीं रहेगा सारी स्टूडेंट्स के लिए। तो वही चीज है, इसका स्लोप निगेटिव हो जाता है, जब किसी फंक्शन का स्लोप निगेटिव हो जाए उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। वही चीज है लिखा, देखिए ए फंक्शन f(x) is said to be strictly decreasing function if f dash x less than 0 or x1 less than x2 which imply, इसी का रिवर्स साइन हो जाता है, इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू f(x1)
और इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू fx2, तो fx1 ग्रेटर देन fx2, जबकि देखो लेस देन का साइन है और पॉइंट पर जब फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहे हैं तो रिवर्स हो जा रहा है ना। तो इस टाइप के फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी बिहेव करे तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। वही चीज है स्टूडेंट, कोई वो नहीं है, देख सकते हो आप। तो स्टूडेंट ये जो कंडीशन है आपको लर्न करने होंगे, इसी कंडीशन पर प्रॉब्लम जो है सॉल्व होंगे स्टूडेंट, ठीक है। आपको इस कंडीशन को पहले लर्न करने होंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो। और देखो इंक्रीजिंग का ये कंडीशन और डिक्रीजिंग का ये कंडीशन, स्लोप वाला कंडीशन लर्न कर लो स्टूडेंट। इसका दूसरा भी डेफिनेशन होता है, ये देखो मैं आर किया हूं, ये भी डेफिनेशन है स्टूडेंट, सेकंड डेफिनेशन। तो इस पर भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। आर डी शर्मा के बुक में कुछ प्रॉब्लम इस मेथड से भी सॉल्व किया है, तो थोड़ा ये टफ पड़ता है स्टूडेंट, इससे सॉल्व करो इजी पड़ेगा, ठीक है। मैं ऑफलाइन क्लास में एक प्रॉब्लम उठाया हूं, उसको इस मेथड से और इस मेथड से दोनों से सॉल्व किया हूं, केवल एक प्रॉब्लम, और ये बताने का प्रयास किया हूं कि दोनों मेथड एप्लीकेबल है, दोनों में से आप एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये बात है। तो स्टूडेंट इसको नोट करें, अभी मैं छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। स्टूडेंट देखिए प्रॉब्लम है, so that fx equal to cos x strictly decreasing in 0 to pi। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो पहले प्रॉब्लम समझ लो। प्रॉब्लम यह है कि एक फंक्शन आपको गिवन डेट दे दिया गया, एक फंक्शन गिवन डेट है और इसी फंक्शन को इस इंटरवल में आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलो पहले क्या करेंगे, पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसका स्लोप देखते हैं ना स्टूडेंट। तो उसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद से इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट लो और उसी में रखो और देखो f डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही इसमें करते हैं। तो पहले क्या है, f डैश एक्स इक्वल टू cos x, cos x डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x we get, है ना। डिफरेंशिएटिंग above इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x we get, तो डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। देखो डिफरेंशिएट कर दिए ना, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अब देखो x इसी में पाया जाए तो इसके बीच में कोई पॉइंट ले लो, x लाई इन बिटवीन 0 to पाई, तो इसी बीच में आप कोई x का पॉइंट ले लो। तो देखो यहां लिखोगे इफ x बिलोंग 0 to पाई विच इंप्लाई, अब ये ओपन इंटरवल है ना स्टूडेंट, ओपन इंटरवल का डेफिनेशन क्या होता है, इफ x बिलोंग 0 to पाई विच इंप्लाई x लाइज बिटवीन 0 to पाई। 0 to पाई है स्टूडेंट, ये इस तरीके से मैं बोला हूं 0 to पाई ऐसे, ठीक है ना। x जो है इसके बीच में लाई करेगा, x लाइज बिटवीन 0 to पाई, ये मैं बोला हूं, ठीक है। तो विच इंप्लाई x लेस देन पाई ग्रेटर देन 0, इसके बीच में लाई करे, ठीक है, ये डेफिनेशन है। और आपको इसके बीच का एंगल आप ले लो, क्या लेते हो, तो वी चूज x इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो स्टूडेंट ये आपका 0 है, पाई है, इसके बीच में पाई बाई 2 होगा, मैंने इसके बीच में नंबर ले लिया, देखो ले लिया। अब क्या करो, इसके बीच में कोई आर्बिट्री एक नंबर आप ले लो, मैं पाई बाई 2 लिया और उसी पर चेक कर लो क्या है वो। तो देखो वी चूज x इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसी में रख दो
तो एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन, देखो स्टूडेंट एक्स के प्लेस पर पाई बाई 2 यहां रखो तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 हो गया। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है तो -1 हो गया। तो एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 हो गया। तो देखो स्टूडेंट आप कि ये ग्रेडियंट क्या है, ये -1 लेस देन 0 हो गया ना, लेस देन 0 और विच इम्प्लाई एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू इज लेस देन 0। स्टूडेंट देखो मैं इसके बीच में एक नंबर लिया ना, तो ऐसे ही इसके बीच में आप जितने नंबर लोगे वो क्या होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। मतलब स्टूडेंट आप लेकर चेक कर सकते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू 0 to पाई। इस फॉर एवरी का मतलब समझ लो स्टूडेंट, फॉर ऑल यानी फॉर एवरी जिसको बोलते हो, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू 0 to पाई, मतलब इसके बीच में कोई भी एंगल ले लो, 0 से पाई के बीच में आप एनी एंगल चॉइस करो और उस पर निकालो एफ डैश एक्स, वो लेस देन 0 ही आएगा। आपके पास टाइम मिले आप इसके बीच में कितने एंगल हैं, अनेकों एंगल हैं। मतलब स्टूडेंट ये ओपन इंटरवल है, इसमें इनफिनिटली मेनी एलिमेंट पाए जाएंगे और इसके बीच में हम एनी एलिमेंट चॉइस कर लें और उस पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, और ये किसका कंडीशन है स्टूडेंट, ये कंडीशन याद रहेगा तभी ना एनालिसिस करोगे। ये कंडीशन मैं लिखवाया था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन है, तो विच इंप्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई। ये तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं स्टूडेंट। तो इस टॉपिक का स्टूडेंट पहला लेक्चर था, तो अभी तो मैं रूल ही समझाया हूँ, रूल समझाने के बाद छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया हूँ, और भी इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैं लेकर आऊँगा और सॉल्व कराऊँगा। लेकिन स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर पर जितने हम प्रॉब्लम बताए हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और उतना ही नहीं स्टूडेंट, आपका भी कुछ दायित्व बनता है, कुछ बोर्ड की प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करें, उसको आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।